तो बच्चों आपका स्वागत है सीयूईटी एडुक्रक्स में। मैं हूं आपकी मेंटोर आंचल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट नंबर 4 जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, आई होप कि आपने नेशनल इनकम टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर करने में आपको और आसानी होगी और आपको ये चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा भी आएगा। ठीक है, तो और आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 5 को यूनिट नंबर 4 से पहले ही कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, नाम से आपको पता चल रहा है कि आपका मेन काम क्या है, आपको इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना है। उसके लिए हम बहुत सारे टूल्स को या वेरिएबल्स को यूज करने वाले हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे पहुंच पाए, जिसमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो उसको हमें डिटरमाइन करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। बच्चों, हमने डिमांड तो पढ़ा ही है, आपको याद ही होगा जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिमांड को डिस्कस किया है कि इट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, बट अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है एग्रीगेट डिमांड की। देखो, जैसे कि हम माइक्रो से मैक्रो में मूव करते हैं तो हमेशा हम एग्रीगेट वेरिएबल्स को ही पढ़ते हैं। एग्रीगेट वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जब हम सारे के सारे हाउसहोल्ड्स को या सारे के सारे यूनिट्स को कंबाइन करके जो पर्टिकुलर वेरिएबल, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो इनकम हो, किसी को भी पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का रूल आ जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड जैसा कि नाम है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब है इट इज सम या टोटल ऑफ ऑल द डिमांड्स बाय ऑल द इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट है एक इकोनॉमी में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ टोटल डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स। इसमें ध्यान दीजिए, हम सारे के सारे सेक्टर्स की डिमांड बात कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो इकोनॉमी में प्रेजेंट है, taken together are planning to buy at a given level of income during a given period of time। एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि कुछ ना कुछ तो हम लोगों को गिवन पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टडी करना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बात, तो हमें क्या है, किसी चीज को फिक्स रखना पड़ेगा और बाकी जिस वेरिएबल को स्टडी करें, वेरिएबल एज द नेम सेज वो वेरिएट करेगा और बाकी चीजों को हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलेंगे। तो एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे जो गिवन है, हमारी टोटल डिमांड क्या है ऑल सेक्टर्स के द्वारा एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, उसे हम एग्रीगेट डिमांड करते हैं। इसी डेफिनेशन को हम दूसरे टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, चाहे हम टोटल डिमांड की बात करें या फिर हम बात कर सकते हैं सेकेंड टर्म में जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर की। क्या कह रहे हैं हम? इट कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट दैट ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू अंडरटेक एट ईच लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर जो सारे के सारे मतलब कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे सारे के सारे सेक्टर्स कर रहे हैं एक इकोनॉमी में एट आर प्लानिंग टू टेक एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे। देखो, जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था तो आप जाने होंगे उसमें कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। वही चीज हम यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर टर्म्स में भी कैलकुलेट करते हैं, तो नथिंग बट वहां पे भी हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। अभी के लिए आप ये जानो कि इसको हम एक और टर्म्स में भी कह सकते हैं, इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन एंड द इन्वेस्टमेंट दैट ऑल द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू अंडरटेक एट ईच लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमने पढ़ तो लिया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। ठीक है, समझ गए होंगे एग्रीगेट डिमांड आप क्या है। दो तरीके से मैंने आपको समझाया है, एक या तो इसको टोटल डिमांड के टर्म से समझ लो या फिर टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म से समझ लो। बट अब हम जानेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, क्योंकि जब तक कंपोनेंट्स नहीं जानेंगे तब तक प्रॉपर समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब है कंपोनेंट्स। इसमें क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। कंजम्पशन डिमांड मतलब आप जो कंजम्पशन की डिमांड कर रहे हैं, इट मीन्स planned expenditure on all final goods and the services by the households at a level of income during a given period of time। and ये क्या है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर है किस पे? फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज पे। देखो, हमेशा नेशनल इनकम भी जब हमने कैलकुलेट किया था तो आपने देखा होगा उसमें हम फाइनल गुड्स की ही बात कर रहे थे, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह की। तो इसीलिए हमेशा हम फाइनल कंजम्पशन को ही देखते हैं जब भी हमें किसी चीज का कैलकुलेशन करना होता है। तो इसका क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन
जो हम फाइनल गुड्स पे, फाइनल गुड्स आप जानते ही हैं जो फर्दर प्रोसेस में नहीं जाते प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो फर्दर, मतलब देयर इज नो फर्दर स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होते हैं फाइनल गुड में। बाय द हाउसहोल्ड इज अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्पोजेबल इनकम। देखो नेशनल इनकम पढ़ा था मैंने, बार बार कह रही हूँ कि पढ़ के आओगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इतना तो है नहीं कि हम लोग बार बार सेम चीज को रिपीट करें, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। डिस्पोजेबल इनकम वही इनकम थी जो हमने नेशनल इनकम में डिस्कस करी थी, कि जो इनकम बच जाती है एक्चुअली में डिस्पोज करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, आफ्टर मेकिंग पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, जैसे टैक्स वैक्स करके ये सारी चीजें कट कटा के जो पर्टिकुलर इनकम बचेगी उनके खर्चे वर्चे के लिए, तो उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, जो वो डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट इसको, हाँ, और इसको सी से डिनोट करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड की। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड देखो है क्या, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ऑन न्यू कैपिटल गुड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो न्यू कैपिटल गुड्स आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और आप रिवाइज करके आए होंगे कि कैपिटल गुड्स भी हमारे फाइनल गुड्स का पार्ट है, क्योंकि दो तरीके के फाइनल गुड्स होते हैं, हमारे कैपिटल होते हैं और दूसरे कंज्यूमर होते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड की जब हम बात करते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहता है न्यू कैपिटल गुड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको बच्चों हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट डिमांड की। देखो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम सारे सेक्टर्स की बात करें, तो पहले हमने हाउस होल्ड की बात करी, फिर जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो फर्म्स की बात कर रहे हैं, अब हम गवर्नमेंट पे मूव कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप जानते हो जैसे आपकी भी रिक्वायरमेंट्स है, खर्चा है खान पान का या और चीजों का आपका रिक्वायरमेंट है, फर्म्स का भी अपना पर्टिकुलर कंजम्पशन पर्पस है जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसी तरह से सरकार भी तो खर्चा करती होगी और चीजें करती होगी। तो जो सरकार की डिमांड है गुड्स फॉर द सर्विसेज, वो हमारी इसका एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, जैसे हम जी से भी डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है, प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ जनरल गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पीपल। जो उसका प्लान एक्सपेंडिचर है ऑफ गवर्नमेंट का ऑन द प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विसेज। देखो प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, इसकी भी देखो गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज देती है। आप जैसा कि आप जानते ही हो, अगर गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करनी है बच्चों को, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को कहीं एड देनी है या अपनी कंट्री में ही कहीं एड प्रोवाइड करनी है, कोई डिजास्टर हो गया, या गवर्नमेंट को अपने पर्टिकुलर खर्चे के लिए या पेंशन की पेमेंट करनी है, या हमें मिलिट्री प्रोटेक्शन भी बच्चों जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसका फ्री में तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। तो वो सारे खर्चे जो हैं वो गवर्नमेंट अंडरटेक करती है और उसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं हमने नेक्स्ट पे, चूंकि है फाइनली अब हमारा है नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स बच्चों देखो जैसे क्या होता है कि हम अपने पर्टिकुलर गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, और जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, फॉरेनर्स रह रहे हैं, वो भी तो खर्चा करते ही होंगे ना हमारे गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं। तो वही चीज हम नेट एक्सपोर्ट्स में बात करें कि वो लोग नेट में आके हमारे गुड्स पे कितना खर्चा कर रहे हैं जो हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट दे आर डिमांडेड, उनकी जो डिमांड है ना, तो वो हमें नेट एक्सपोर्ट से पता लगती है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना बच्चों, एक्सपोर्ट्स हमें क्या बताते हैं, हमारे बताते हैं डिमांड, डीडी का मतलब है बच्चों डिमांड, डिमांड फॉर आवर गुड्स। आवर का मतलब है डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है, तो वो बताता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम भी कुछ डिमांड करते हैं फॉरेन गुड्स की, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसलिए नेट में आ जाता है। तो चलिए आप लिख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड को बच्चों एडी या ए से डिनोट करते हैं, एडी लिख लो चाहे ए लिख लो, फिर आप इसको फॉर्मूला लिख लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। आप कुछ चीज रियलाइज कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही हमारा एक्सपेंडिचर फॉर्मूला नहीं है इनकम, नेशनल इनकम का, हाँ ये वही है। तो इसीलिए आप देख लो कितनी सिमिलैरिटीज है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि नेशनल इनकम पढ़ के आओगे तो चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी, मजा भी आएगा। तो ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट। और एडी और ए क्या है हमारा, किस चीज का है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो चलो अब एग्रीगेट डिमांड तो पढ़ लिए, नेक्स्ट कंपोनेंट पहुंचते हैं जो कि है एग्रीगेट सप्लाई।
देखो एग्रीगेट डिमांड, जब डिमांड हमारी एग्रीगेट में ले रहे हैं सबकी कंबाइंड, अब हम सप्लाई लेंगे, जो सारी के सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हमारी इकोनॉमी में सप्लाई कर रहे हैं उनका जो समेशन है या टोटल है उसे हम एग्रीगेट सप्लाई से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इट इज अ वैल्यू ऑफ फाइनल ऑल फाइनल गुड्स। ऑल देखो मुझे बार बार आ रहा है ऑल, मतलब हम क्योंकि एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी हैज प्लान्ड टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, सप्लाई उसी को कहते हैं। मतलब प्रोड्यूस करने वाले हैं मतलब जो प्रोडक्शन करेंगे, दे इंटेंड टू सप्लाई इट इन द फ्यूचर। तो वही चीज है बच्चों एग्रीगेट सप्लाई। तो अब हमने एग्रीगेट सप्लाई समझ लिया, एग्रीगेट डिमांड। अब हम जानेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक कंपोनेंट्स नहीं जानेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के देखो बच्चों दो कंपोनेंट्स होते हैं। सप्लाई जो होती है ना गुड्स की, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। ये है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। ये देखो बच्चों आया कैसे, हम जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई को, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, हमारी इनकम के बराबर होती है। क्योंकि व्हाटएवर जो हम क्या करें, इनकम के बराबर क्यों होती है? देखो जब हमने जब वो पढ़ा था अपना नेशनल इनकम चैप्टर, तो हमने उसमें एक वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड भी पढ़ा था, ठीक है। तो जब हमने ये प्रोडक्शन मेथड पढ़ा था बच्चों, तो हमने क्या रियलाइज किया था प्रोडक्शन मेथड में कि सपोज हमारी कुछ कुछ फर्म्स है, ये वाली फर्म ये प्रोड्यूस करी, ये वाली फर्म वो प्रोड्यूस करी, तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स का जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमने लिया था। तो आपके जब वो टोटल प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो उनको पर्टिकुलर इनकम जनरेट होती है। तो हमें क्या है, जब वो इनकम जनरेट होती है तो उसका क्या रोल होता है? तो व्हाट इज द सप्लाई इज इनकम, मतलब सप्लाई जो हो रही है उससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है। कैसे हो जाती है? आपने क्या किया, आपने गुड्स दिए, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, गुड्स प्रोडक्शन इज वुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। डेफिनेटली वैल्यू एडेड मेथड से हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। नेशनल इनकम इज नथिंग बट, हम वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट वाई आउटपुट इनकम। हम नेशनल इनकम को आउटपुट, नेशनल आउटपुट या टोटल आउटपुट जो कि वाई है उससे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि जब हमने वो प्रोडक्शन करा, तो प्रोडक्शन में हमें क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले होंगे तो उनको फैक्टर पेमेंट्स हुई होंगी, फैक्टर पेमेंट्स हुई होंगी तो उससे इनकम जनरेशन हुआ होगा। तो ये देखो बच्चों टोटली ये सर्क्युलर काम है, ठीक है, सर्क्युलर ही काम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिला? इनकम मिली प्रोडक्शन करने से। तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट इक्वल्स टू इनकम। अब हम क्या जानते हैं कि इनकम के क्या करना है। इनकम में तो है नहीं अपने पास रखे रखोगे, कुछ तो करोगे इनकम का। बेसिकली आप भी जानते हो कि अगर आपके पास पैसा आता है या तो अब तो खान पान पे या कंजम्पशन का खाने पीने में नहीं आता। कंजम्पशन हमारी हो सकता है क्लोथिंग की कंजम्पशन हो या किसी और चीज की रिक्वायरमेंट कंजम्पशन, मेडिसिन का कंजम्पशन है। तो मतलब टोटल जो कंजम्पशन है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो या तो हम कंजम्पशन कर रहे हैं इससे इनकम से, या फिर हम सेव कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इसे क्या कहते हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। एग्रीगेट डिमांड हमने क्या पढ़ी, ये एग्रीगेट डिमांड पढ़ी और ये एग्रीगेट सप्लाई पढ़ी। ये बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे जाके जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हम इनको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को भी इक्वेट करेंगे ताकि हमें पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अटेन हो जाए, ठीक है। आई होप आपको दोनों कंपोनेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सेंटे और एक्सपोज वेरिएबल्स। देखो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो अलग से आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं अपनी बुक में या कहीं पे भी, उनको फटाफट याद कर लो, ठीक है। ये बड़े काम के होते हैं क्योंकि बहुत हाई चांसेस है जो अलग से वर्ड्स दिख रहे हैं उनको एग्जामिनर पूछेगा। हाँ ये होता है क्योंकि आप लोग कंसेप्ट तो पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, बट छोटी छोटी चीजें ना आप मिस कर देते हो। और सीयूईटी में क्या है, आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि जो अलग से या डिफरेंट से या टेक्निकल वर्ड्स दिख रहे हैं आप उनको पिक करो और उनकी डेफिनेशंस को आप रट लो, ठीक है। तो अभी इसी चीज में हम बात करें एक्सेंटे और एक्सपोज वेरिएबल्स की। बहुत चांसेस है कि ऐसे भी वर्ड्स का पूछ लें तो आप पढ़ लो इससे बेटर। एक्सेंटे का मतलब है बच्चों प्लान और इंटेंडेड। प्लान मतलब हम सोच के कर रहे हैं कि हमें ये करना और ये नहीं करना।
बच्चों जब हम प्रीवियस लेक्चर्स अपने कर रहे थे कवर, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैं एक बात कर रही थी एक फर्म की। फर्म क्या चाहता है कि वो एक पर्टिकुलर ईयर के एंड में उसके इतने प्रोडक्शन के यूनिट्स बचे रह जाएं। मतलब अगर गारमेंट इंडस्ट्री है तो वो क्या कह रहे हैं कि इतनी शर्ट्स जो हैं मेरी इतना स्टॉक बचा रहना चाहिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक सोच रहा है बंदा कि साल के आखिर में उसकी इतनी शर्टें बिक जाएंगी तो वो इतना प्रोड्यूस करता है ताकि वो बेच सके और उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टॉक बच चुके। तो जो वो प्लान करके प्रोड्यूस कर रहा है ना बच्चों, तो वो होता है हमारा एग्जेंटे वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वो फॉरकास्टिंग पे बेस होता है। देखो जो बच्चों हमारे कोई भी वेरिएबल्स इकोनॉमी में होते हैं, चाहे वो आप कंजम्पशन ले लो, चाहे वो सेविंग्स ले लो, चाहे वो प्रोडक्शन ले लो, ठीक है, ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स है ना हमारे, ये दोनों ही टर्म्स में लिख सकते हैं, एग्जेंटे भी और एक्सपोज्ड भी। देखो बच्चों एक्सपोज्ड एज अ नेम सेज ये है एक्चुअल और रियलाइज। अब देखो जिस बंदे की हम बात करते हैं कि वो शर्टें बेच रहा है, उसको क्या करना है, साल के आखिर में कुछ पर्टिकुलर अपने स्टॉक में शर्टें चाहिए क्योंकि वो उम्मीद करता है कि इतना स्टॉक मेरा बिक जाएगा। पर एक्चुअल में क्या है, अब कहते हैं कि सपोज उसको क्या करना था, उसको 1000 शर्टें बेचनी थी और उसको स्टॉक में 100 शर्टें चाहिए थी, तो वो 1100 शर्टें प्रोड्यूस करता है ताकि 1000 बिकने के बाद 100 उसके स्टॉक में बच जाए। बट ऐसा नहीं होता, उसकी 1000 शर्टें नहीं बिकती, सिर्फ 900 ही बिक जाती है। तो उसका जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, उसको 200 का स्टॉक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जो एक्चुअल आप देख रहे हो वो आउटकम जो उसने प्लान किया था उससे अलग है। तो उसी चीज को बच्चों हम कहते हैं एक्सपोज्ड वेरिएबल। इसको याद करने का, ये समझने का भी ना एक ट्रिक है। ट्रिक है एक्सपोज्ड। पोस्ट मतलब जैसे किसी चीज को पोस्टपोन कर देते हो ना आप कि आज नहीं कल करेंगे, तो उसी तरह से ये भी पोस्टपोन वाला टर्म है। एक्सपोज जो बाद में होता है, एक्चुअल रियलाइजेशन में होता है, उसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड वेरिएबल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजम्पशन डिमांड। जब हमने एग्रीगेट डिमांड को पढ़ा तो आपने देखा कि सारी चीजों को डिस्कस किया, उसमें कंजम्पशन भी आया था, इन्वेस्टमेंट भी आया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आया था, नेट एक्सपोर्ट्स भी आया था। अब हम इन वेरिएबल्स को कि ये इनकम को या किसी भी चीज को कैसे इफेक्ट करती है वो जानेंगे। तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजम्पशन से। तो कंजम्पशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कंजम्पशन फंक्शन की। देखो कोई भी चीज, किसी का भी फंक्शन हो, आप मैथ्स अपने जिन बच्चों ने पढ़ी वो तो अच्छे से जानते हैं कि एक फंक्शन क्या डिनोट करता है। एक फंक्शन डिनोट करता है कि कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का चेंज आता है दोनों में। कि अगर हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं तो एक के चेंज होने से दूसरे में क्या चेंज आ रहा है वो एक फंक्शन बताता है। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो व्हाट इज इट, रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। मतलब कंजम्पशन क्या है बच्चों, एक फंक्शन है इनकम का। ठीक है, अब इसको एक फॉलोइंग इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सी डिनोट करा है कंजम्पशन फंक्शन, सी बार प्लस सी वाई। देखो ये छोटा सी है ना, इसको हमारे सर बोला करते थे पूंछ वाला सी, तो इसी चीज से ना हम डिनोट करते थे। और ये पूंछ वाले सी को बच्चों पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एमपीसी। एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एमपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये सी बार की बात कर लेते हैं। इनका भी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। इसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक बार दोबारा से फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन, सी बार प्लस ये सी वाई। ठीक है, जहां पे वाई किसे डिनोट करेगा बच्चों, वाई का मतलब है हमारी इनकम, सी है हमारा एमपीसी और सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है, आप जैसा कि जानते हैं कि एक नॉर्मल से एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आपकी अगर इनकम लो भी है या कम भी है या जीरो भी है तो क्या आप खाना खाना बंद कर सकते हैं, कपड़े पहनना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो वही चीज डिनोट करता है सी बार, जो कि है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या है, इसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो। जब इनकम लेवल जीरो है
तब भी एक कंजम्पशन हम प्रिवेल करेगा या हम कंज्यूम करेंगे, उसे कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो हम इकोनॉमिक्स में तो इसको जीरो कंसिडर करते हैं, पर आप जानते हो कि हाइपोथेटिकल है ये, रियलिटी में क्या होगा, वो इनकम लेवल ना बहुत ज़्यादा लो होगा उस इंसान का, तो इसीलिए हम कह रहे हैं सी बार, क्योंकि इनकम जीरो होगा तो फिर कैसे ही आप कंज्यूम करोगे। बट आप अभी के लिए करो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब इनकम लेवल उसका क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अब ये है, अब हम बात करते हैं सी वाई की, ठीक है। सी वाई का मतलब क्या है, देखो ये वेरिएबल इससे अटैच्ड है, तो मतलब आप देखोगे जैसे जैसे ये सी बार की वैल्यू बढ़ेगी और इनकम से मल्टीप्लाई होगी तो ये इंक्रीज होगा। तो मतलब क्या है, ये जो सब्सिक्वेंट कंजम्पशन भी कहते हैं हम इसे, ठीक है, वो कंजम्पशन जब हमारी इनकम लेवल जो है राइज करती है, ठीक है, तो ये बेस्ड होती है इनकम लेवल पे कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीजेस, एज द इनकम इंक्रीजेस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग। देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एमपीसी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, ठीक है, कि मतलब इनकम के चेंज होने से, मतलब आज आपकी सपोज इनकम 100 रुपए है, कल यहां पे इनकम लिख लो, ठीक है, यहां कंजम्पशन लिख लो, ठीक है, कल आपकी 200 रुपए हो गई, ठीक है, पहले कंजम्पशन 20 थी, अब 80 थी, सॉरी अब 120 हो गई। तो अब आप देख रहे हो इसके जो चेंज होने की वजह से जो आएगा हमारा कैलकुलेशन, अब एमपीसी आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन सी, तो मतलब चेंज इन सी इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर सी है, मतलब इसको 1 ले लो, 1 C2, इसको C2, ये C1, C2 माइनस C1 इनकम क्या है, Y2 माइनस Y1, तो इसको आप लिखोगे तो कैसे आ जाएगा, 120 माइनस 80 अपॉन हमारा 200 माइनस 100, तो ये कितना हुआ, या 40 या 100, तो इसकी वैल्यू आई 0.4। 0.4 का मतलब क्या है कि मतलब अगर आपकी इनकम 100% से राइज हो गई तो आपका कंजम्पशन 40% से राइज हो रहा है, वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, यही है एमपीसी। मतलब इसमें ना आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो आगे पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, पर मैं आपको बता ही देती हूँ, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब हम ना ये जो एमपीसी होता है ना, एक अमीर इंसान का ना बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, ये जैसे सपोज कर लो एक तरफ अंबानी है जिसकी करोड़ों रुपए इनकम है, लाइक हाइपोथेटिकली तो ले लो 10 करोड़ रुपए इनकम अगर मैं ऐसी, और एक कह लो एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, जिसकी, इसको एक मिनट क्लियर कर देते थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्या है, एक तरफ मैं कह रही हूं अंबानी है और एक तरफ हम कह रहे हैं कोई नॉर्मल सा मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो एमपीसी है ना इसका, क्योंकि हायर लेवल ऑफ इनकम पे एमपीसी फर्दर बहुत बहुत लो वैल्यू ले देता है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी इनकम सपोज 10 करोड़ रुपए ले रहे हैं और इसकी इनकम महीने की सिर्फ 1 लाख ले लो, चलो ठीक है, 1 लाख रुपीज है, तो जो एमपीसी होगा ना इसका पर्टिकुलर एमपीसी तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन पे ही रहता है, क्योंकि भाई अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो कल को आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो 50 रोटी तो नहीं खाने लगोगे ना, एक पर्टिकुलर डाइट है ना आपकी जो मेंटेन रहेगी, वही चीज़ है, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन रहता है जो सेम रहता है। सपोज इसका पहले अगर इसकी इनकम कम थी तो सपोज अगर कहते हैं पर्टिकुलर फिक्स लगा लो कि 50,000 रुपये कंजम्पशन पे खर्च होते हैं, ठीक है, दोनों का ही केस में, ये तो नॉर्मल से ही रहेगा हर किसी के केस में कंजम्पशन का, तो ये जो मिडिल क्लास आदमी है इसका जो एमपीसी है इनकम पे डिपेंड करेगा, तो वो 0.5 के करीब हो गया, 50% हो गया। बट जो ये है इसका आप देख रहे हो, अगर मैं 10 करोड़ में से 50,000 का वैल्यू लगाऊं तो ये बहुत ज़्यादा कम है, 0.00005 के अराउंड या और भी ज़्यादा ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हो हायर लेवल्स ऑफ इनकम पे ये जो एमपीसी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा गिर गई है,
ठीक है, बस यही था इसमें जानने के लिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए, चीजें बन जाए, या कि एट हायर लेवल्स ऑफ द इनकम हाउ एमपीसी बिहेव, तो आपको ये हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं वैल्यूज ऑफ एमपीसी की, कि एमपीसी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, वैल्यू ऑफ एमपीसी विल लाई बिटवीन 0 and 1। हमेशा ये रूल रहेगा कि इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। कभी भी कोई भी वैल्यू ले लो। प्रीवियस एग्जांपल में जब मैंने आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाया तो उसकी वैल्यू भी आपने देखा होगा 0.4 रहेगी, क्योंकि जब आप इसका चेंज इसके रिस्पेक्ट में लेते हो ना, तो उसकी वैल्यू आप कभी भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वो 0 से 1 के बीच में लाई ही करेगी। ठीक है, अब it is equal to 0 when the entire addition to income is saved। देखो मतलब क्या कह रहे हैं, जो entire addition मतलब डेल्टा सी जो है हमारा 0 कह रहे हैं, इसमें जो entire addition है इनकम पे वो सेव्ड हो जाएगी। देखो ऐसा होगा कब, ऐसा तब होगा जब या तो आपकी इनकम लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है और आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जो एमपीसी है 0 हो जाएगी। देखो एमपीसी 0 मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई 0, इन शॉर्ट डेल्टा सी इज इक्वल टू 0। तो मतलब एंटायर एडिशन टू इनकम इज सेव्ड, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, पर अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल क्या है, व्हेन द एंटायर एडिशन टू द इनकम is consumed, that is at a very low levels of income, that is when change in consumption is equals to change in income, it can be equal to 1। अब बात करें नेक्स्ट की, equal to 1। equal to 1 मतलब MPC क्या हुआ, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, इसको 1 के बराबर डालो आप, तो डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई आ जाएगा। डेल्टा सी तो मतलब आप क्या कह रहे हो, एंटायर जो इनकम है वो आपकी कंजम्पशन में जा रही है। ऐसा कब होगा बच्चों, ऐसा तब होगा जब आपकी इनकम लेवल्स इतनी लो है कि आपका सेविंग्स या किसी और चीज के लिए पैसा है ही नहीं। तो आपका मेन मोटिव क्या होता है, सर्वाइवल। तो इसीलिए आप क्या करोगे, कंजम्पशन जो है डेल्टा सी को आप क्या करोगे, 0 रखोगे। ठीक है, ये है हमारी वैल्यूज ऑफ एमपीसी। अब है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एमपीसी नेगेटिव हो गया, देखो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं हमारा कंजम्पशन जो है वो हो ही नहीं रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि आपका कभी कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एमपीसी नेगेटिव का मतलब देयर इज नो कंजम्पशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको रूल आउट कर दो। ये जो पॉइंट्स है ना छोटे छोटे हम लोग लिख रहे हैं, कब इसकी क्या वैल्यू की, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखिए कि एमपीसी की वैल्यू कितने से कितने में लाई कर रही है और एक्चुअली क्या वैल्यू है। अब इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, एमपीसी ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन 1, तो मतलब क्या है आपका, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब डेल्टा सी इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई। क्या ये पॉसिबल है कि डेल्टा सी डेल्टा वाई से ग्रेटर हो, मतलब आपकी इनकम इतनी है ही नहीं एडिशन टू इनकम और कंजम्पशन आपकी इतनी ज्यादा हो रही है, इट इज नॉट पॉसिबल। एट मोस्ट हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। 1 कब हो सकती है, जब क्या होगा, डेल्टा सी मतलब डेल्टा वाई के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंटायर एडिशन टू द इनकम इज कंज्यूम्ड। बच्चों आज का सफर यहीं तक का था, हमने एमपीसी की वैल्यूज को डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एपीसी क्या होता है और इसकी वैल्यू कहां तक लाई करती है। आई होप, और एक बात ध्यान रखना कि अगले लेक्चर तक आप आओ तो सारी चीजें रिवाइज करके आना, नेशनल इनकम भी रिवाइज करके आना ताकि चीजें क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।